सबसे पहले आ जाओ सेक्शन 37, बहुत इजी है, आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट, आई विल फोकस मोर ऑन द पोर्टल। अब पोर्टल में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, एक बार चलो पोर्टल में दिखाई देता हूं आपको। बी वेरी सीरियस, आई एम शोइंग यू द जीएसटी पोर्टल। अच्छे से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, एक एक चीज़ देखिएगा, ठीक है। मैं अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया। ये है सर जीएसटी पोर्टल, ठीक है, ऐसा ही दिखता है जीएसटी पोर्टल। मैं तो जूम इन कर ले रहा हूँ। हम सर्विसेज में गए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो रिटर्न डैशबोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है रिटर्न डैशबोर्ड, रिटर्न डैशबोर्ड दिख रहा है। अब देखो ये ऐसा दिखता है। आप सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर अभी 21-22 चल रहा है, तो अभी ये फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है। अब हम क्वार्टर वन में जा रहे हैं, क्वार्टर वन मतलब अप्रैल से जून, ठीक है, अप्रैल सर्च देखना गाइस। या दिख रहा है कुछ फाइल्ड कुछ दिख रहा है, मतलब ये दो रिटर्न फाइल हो चुके हैं, ये दो रिटर्न फाइल हो चुका है। हम इसको अगर व्यू करें, देखो आई जस्ट शो यू, ये है GSTR1, यही है जो अभी आप पढ़ने वाले हो, यही है जो आप पढ़ने वाले हो, GSTR1, प्लीज ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से। GSTR1, जस्ट गिव मी 1 मिनट। GSTR1 यही है, ऐसा ही GSTR1 दिखता है, एकदम ध्यान से। यस, देखो ये है पूरा टेबल्स, इसको बोलते हैं जीएसटीआर के टेबल्स, टेबल्स 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 टेबल्स, ये सारे टेबल्स, इतना सारा डिटेल्स आपको देना पड़ता है। लेट्स सी एक एक करके। पहला टेबल में गए सर, ठीक है, एक्चुअली ये फाइल्ड हो गया, मैं ना जो नॉन फाइल्ड है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जो नॉन फाइल्ड है, जिस मंथ का फाइल्ड नहीं है वो मैं दिखाता हूँ। मान लो एक बार क्वार्टर 2 में जुलाई में चलते हैं, चलो देखो गाइस, सबसे पहले देखो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दिखा, मैं बोला मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ दिख रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन? मेरा माउस को देख लो, मेरा माउस, मेरे माउस को देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन दिख रहा है, माउस दिख रहा है। देखो जब मैं ऑफलाइन दबा रहा हूं तो क्या पूछ रहा है ये, अपलोड। याद है ये अपलोड, पता है क्या होगा, वो JSN फाइल हम यहां चूज करेगा, हम यहां चूज करेगा, और मुझे जो भी JSN फाइल मुझे अपलोड करना है वो यहां मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये वो ऑफलाइन मॉडल। लेकिन सर हमें ऑफलाइन मॉडल नहीं जाना है, हमें ऑनलाइन जाना है। तो ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन, अब देखो ऑनलाइन में इतने सारे टेबल्स है, यही टेबल्स एक्सेल में भी रहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मेट दोनों में सेम है। एक्सेल में इजी होता है कि आप ऑफलाइन सारा काम कर लीजिए, फिर फाइलिंग एक बार में कर दीजिए। ऑनलाइन में क्या है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन 100% हमेशा रहना चाहिए। अब इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं गैस, कुछ याद है EWB, कुछ याद है क्या? आपने जो सप्लाई किया है, जिसमें आपने ई वे बिल इशू किया है, तो ई वे बिल के पोर्टल में तो ई वे बिल इशू करना ही पड़ता है और वहां पे इनवॉइस का सारा डिटेल देना पड़ता है। तो देखो यहां पे एक बटन इन्होंने एक्टिवेट कर दिया कि आपका EWB फॉर दिस मंथ, दिस मंथ जुलाई, आपका EWB फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, आपका EWB फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगर जुलाई में आपने कोई भी ई वे बिल इशू किया है, सप्लाई किया, आउटवर्ड सप्लाई किया है, वो अपने आप यहां पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अगर मैं ये इंपोर्ट बटन दबाता हूं, ठीक है, देखो क्या लिखा है, फॉर करेंट टैक्स पीरियड नो EWB, हम लोग का कोई ई वे बिल नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर किसी का है तो यहां पे दिख जाएगा कि कितना इनवॉइसेस आप को यहां डाल सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम EWB, समझ रहे ना? तो ई वे बिल, यहां तक कि इनवॉइस, यहां तक कि GSTR1, ये तीनों लिंक हो गया। जिसको नहीं करना है नहीं करे, जिसको खुद से वापस मैनुअल करनी है कर सकते। गवर्नमेंट देखो हर जगह ये बटन दे दिया है कि तुम EWB पोर्टल से अपना अपलोड कर सकता है, ठीक है ना?
अब देखो गाइज, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना, अब आपका रियल स्टार्ट हो रहा है जीएसटीआर 1 का अंडरस्टैंडिंग। जीएसटीआर 1 में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें देने पड़ते हैं, जिसमें से पहला इंफॉर्मेशन होता है इनवॉइस वाइज डिटेल्स। क्या डिटेल्स? इनवॉइस वाइज डिटेल्स विच यू मेक। ठीक है, अब सोचो इनवॉइस वाइज डिटेल्स कब मांगेगा? जब भी आप B2B सप्लाई कर रहे हो, जब भी आप B2B सप्लाई कर रहे हो, रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड, तो वही मांगेगा। चाहे आप इंटरस्टेट करो, चाहे आप इंट्रास्टेट करो, चाहे 20 रुपए का करो, 50 रुपए का करो, फर्क नहीं पड़ता सर। आपको अपना जीएसटीआर 1 में अपलोड करना पड़ता है। यस, कैसे अपलोड करेंगे? देखो, ऐड डिटेल्स में मैं गया, बहुत ध्यान से देख रहा हूं। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर प्रैक्टिकल सेशन कराइए, वही चल रहा है अभी जीएसटीआर 1 का, एकदम प्रैक्टिकल सेशन। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा जूम इन कर दिया। पहला देखो, ये सब ऑप्शन पूछ रहे हैं। क्या आप जो सप्लाई का इनवॉइस अभी डिटेल, क्या वो डीम्ड एक्सपोर्ट है? क्या वो सप्लाई है जिसमें रिवर्स चार्ज लगेगा? याद हुआ? मतलब आप सप्लाई तो किए बट टैक्स आप नहीं दोगे, टैक्स इन्वर्ट रेसिपिएंट देगा, तो आपको यहां टिक करना पड़ेगा। मतलब जितने ट्रांसपोर्टर्स जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं और अपने बिलिंग करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, तो सर वहां पे तो जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगेगा, पता है ना आपको। अगर वो 12% ऑफ नहीं करता है तो रेसिपिएंट को जीएसटी देना पड़ेगा। तो फिर ट्रांसपोर्टर अपने जीएसटीआर 1 में ये डाल देगा सर, ट्रांसपोर्टर अपने जीएसटीआर 1 में ये टिक करेगा, सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। अरे समझ में आया ना बात? ठीक है, अब देखो रिसीवर, कोई भी, मैं देखो अभी जैसे मान लो मैं एक जीएसटी नंबर डाल रहा हूं, ये जो जीएसटी नंबर मैं जैसे ही डाला ना, ये बायर का जीएसटी नंबर है, मैं जैसे ही डाला तो आपको दिखेगा जो भी इसका है होल्डर, इसका नाम अपने आप आ गया है। आप भी जिसका जीएसटी नंबर डालेंगे, जो बायर है उसका नाम आ जाएगा। फिर आपको इनवॉइस नंबर 001 या कुछ भी आप डाल लो, जो आपका इनवॉइस का डिटेल है वो आप यहां डाल रहे हो। आपका इनवॉइस का डेट जुलाई का मान लो, कोई भी डेट ले लो। प्लेस ऑफ सप्लाई याद आया? आपको अपने इनवॉइस में लिखना पड़ता है। लेकिन यहां पे देखो, पहले डीम क्यों कर दिया वेस्ट बंगाल? क्योंकि हम वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, डीम कर दिया वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर आपका इंटर देखो, जैसे मान लो हम अगर कर देता मिजोरम, तो ये देखो यहाँ पे अपने आप क्या हो जाता, इंटर स्टेट। अगर हम मान लो करते हैं वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे अपने आप क्या है, इंट्रा। फिर आपको इनवॉइस वैल्यू देना पड़ता है। मान लो हमारा वैल्यू है 1 लाख प्लस 18% जीएसटी, तो 1,18,000 हमारा इनवॉइस वैल्यू है। मजा आ रहा है? अब देखो कितना मस्त बनाया है। इतने सारे रेट्स हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, जीरो समझ गए, एग्जाम सप्लाई समझ गए, नील रेटेड सप्लाई, ये भी हो सकता है। मतलब वो भी आपको डिटेल डालना पड़ेगा। हाँ, अरे यार अल्टीमेटली एक फंडा बता दूं क्या, आपके पीएनएल अकाउंट में जो 22 सेल्स फिगर होगा ना, बात समझ जाइए, जो 22 सेल्स फिगर होगा पूरे साल भर का, वो जीएसटीआर 1 का पूरा साल भर का टोटल होना चाहिए। बस यही चीज है। आपके जो पीएनएल अकाउंट के 22, पीएनएल अकाउंट को क्या मतलब है? तुम टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, एग्जाम सप्लाई कर रहा है, कोई मतलब है? तो जीएसटी को भी कोई मतलब नहीं है, तुमको सारे डिटेल देना पड़ेगा। ये मैच नहीं हुआ तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। हमेशा हमारा यही टारगेट होता है कि टर्नओवर मैच होना चाहिए, आपका टर्नओवर में मिसमैच नहीं होना चाहिए। बुक्स का टर्नओवर और जीएसटी का टर्नओवर बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब कहीं गड़बड़ किया आप। और बुक्स का टर्नओवर पे इनकम टैक्स डिपेंडेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जीएसटी का टर्नओवर जीएसटी डिपेंडेंट है। तो हर जगह सरकार वॉच रख रही है अपना। अब जैसे मान लो मेरा 5% का आइटम है, तो मैं कितना वैल्यू बोला था? 1 लाख। देखो अपने आप हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं खाली नंबर पुट कर रहा हूं, अपने आप ये सी और एस कैलकुलेट कर लिया, ये ऑटो पॉपुलेटेड है, समझो। अब एक चीज और देखो, देखो मैं सेव करूंगा अभी, ये सेव होगा, देखो सेव हो गया, देख लो गाइस, इस तरीके से सेव हो गया। लेकिन क्या सबमिट कर रहा हूं क्या रिटर्न? ऐसे आप भी कर सकते हैं। ये रिटर्न सेव होगा, आपको डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिलीट का ऑप्शन है, आपको इसमें कोई चेंजेस करना है चेंजेस कर लीजिए, बस। ये होता है ऑनलाइन सिस्टम। अब सोचो जिसका महीना का 500 इनवॉइस होगा तो ऐसे करेगा? नहीं करेगा। वो एक्सेल टेम्पलेट में जाएगा, सीधा कॉपी पेस्ट मारेगा और खत्म। ये वो करते हैं जिनका इनवॉइस कम होता है, जनरली जिनका B2B कम होता है। अब जैसे हम अपना बताते हैं,
कमर्शियल कोचिंग इंडस्ट्री में हमारे बताओ मेजर रेसिपिएंट कौन है? स्टूडेंट्स। क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं? बहुत कम, ना के बराबर। हमारे लिए सिस्टम ठीक है क्योंकि हमारा B2B कम है, B2C ज्यादा है। तो B2C में ना अभी आपको दिखाया जाएगा, खाली टोटल देना होता है आपको। तो ये फिर भी ऑनलाइन सिस्टम में कर सकते हैं, हम फिर भी ऑनलाइन सिस्टम में कर सकते हैं, हमें एक्सेल चाहिए ही नहीं है। बट जिनका B2B बहुत ज्यादा है, नॉट एडवाइजेबल कि वो ऑनलाइन ऐसे करे, वो एक्सेल टेम्पलेट भरे, अपलोड करे, अपने आप ये डिटेल भर जाएगा, अपने आप आ जाएगा ये। ठीक है, तो सर एक इनवॉइस में आपको दिखा दिया। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, कैन यू सी दिस? अपलोडेड बाय टैक्स पेयर, आपने अपलोड किया, आपने अपलोड किया। यह अपलोडेड बाय रिसीवर, कैन यू सी दिस? रिसीवर मतलब आपका बायर ने, नहीं, हाँ आपका बायर ने अपलोड किया कुछ, तो आपके पास ऑप्शन है एक्सेप्ट रिजेक्ट। आपने रिसीव किया, आपने मॉडिफाई किया, या आपने रिजेक्ट किया, सामने वाले ने रिजेक्ट किया। गाइज ये सिस्टम बस बना के रखा है, बट ये एक्चुअली फंक्शन नहीं कर रहा है। यहीं पे आएगा रूल जो मैंने आपको बताया ना, 40 to 43, सेक्शन 40 to 43 मैचिंग, यहीं पे आएगा वो रूल। गवर्नमेंट अभी भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। यहीं पे ऐसे ही मैचिंग होता है, ऐसे ही मैचिंग होता है। दिस इज हाउ इट विल बी मैच्ड। चलो सर, तो देखो, आप देखो हमारा पहला टेबल में ये वैल्यू अपने आप दिख रहा है, देख रहे हैं? 1 लाख प्लस जीएसटी में बोला था, मैंने 5% कर दिया, तो ये 5। अब मैं देखो, अब मैं गलती किया कि नहीं किया बताओ? सर टोटल वैल्यू 1 लाख हटा रहा है, टैक्सेबल 1 लाख है, बाकी का 8,000 का है, बाकी का वैल्यू का है। मैंने क्या गलती किया? ओ, फिर मैं क्या करूंगा, जाऊंगा इसमें, ठीक है, मैं जाऊंगा। अब देखो इसमें गलती क्या किया, मैं ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एडिट कर दिया, मैं एडिट कर दूंगा। अब ये जो मैं 5 के आगे लिखा हूं, मुझे कहां लिखना है? यहां लिखना है। यहां लिख दिया, सेव, सेव। ये देखो अभी भी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, ये अभी भी सेव हुआ नहीं, ये सेव होगा। ये सिस्टम जो कभी कभार स्लो होता है तो होता है। देखो अभी भी सेव नहीं हुआ है, अभी भी सेव नहीं हुआ है। अब हुआ है ये, लेकिन अभी ये यहां इसलिए नहीं दिखाएगा, इसका एक कारण है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको लास्ट में जाके ना ये क्लिक करना पड़ता है, रिफ्रेश बटन होता है, इसको बोलते हैं जनरेट जीएसटीआर 170। जब आप इसको क्लिक करोगे ना, तब जाके आपका पूरा फिगर्स अपडेट होगा। अभी अपडेट नहीं होगा। डेटा सही है, बट आप इसको ऐसे फाइल भी नहीं कर सकते, आपको इसको अपडेट करके करना पड़ेगा, समझ गए? तो ये है इनवॉइस डिटेल B2B। ये तो आप देते ही हो, चाहे आप इंटर करो या इंट्रा करो, आप समझ गए। एक डिटेल मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। एक डिटेल होता है लार्ज इनवॉइसेस का। लार्ज इनवॉइसेस, लार्ज इनवॉइसेस मतलब जो सप्लाई आप इंटरस्टेट कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड को कर रहे हो, ध्यान से, आप अनरजिस्टर्ड सर्कल कर रहे हो, लेकिन आपकी इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 से भी ज्यादा है। ओ माय गॉड, मतलब गवर्नमेंट उस डिटेल की भी इनवॉइस वाइज डिटेल मांग रही है। जो लार्ज इनवॉइसेस आपका, जो ज्यादा वैल्यू का है, जो इंटरस्टेट है, जो आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई को, उसका भी डिटेल आपको इनवॉइस वाइज देना पड़ेगा। यस, उसका भी। इसलिए देखो क्या लिखा है, B2C लार्ज, B2C लार्ज। अब यहां पे भी हम सेम करेंगे। अब आप एक चीज देखना है इसमें, ये इंटरस्टेट डिफॉल्ट रहेगा। आप देखिए एक चीज, क्योंकि इंट्रा करना ही नहीं आपको। आप विद इन द स्टेट जितना भी वैल्यू ऑफ सप्लाई करिए अनरजिस्टर्ड को, आपको इनवॉइस वाइज नहीं देना है, आपको कंसोलिडेटेड देना है। आप जितना भी दीजिए इंटरस्टेट में, 2.5 लाख से नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनरजिस्टर्ड को जब दे रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। B2B का बात नहीं हो रहा, B2C का बात हो रहा है। तो एक B2C लार्ज हुआ और एक B2C अदर्स हुआ। B2C लार्ज इनवॉइस वाइज देना है, B2C अदर्स नहीं देना इनवॉइस वाइज। देखो यहां पर हुआ नहीं,
तो देखो प्लेस ऑफ सप्लाई, अब यहाँ पे आपको देखो पूछा ही है प्लेस ऑफ, इंटरस्टेट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये बात समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? विद इन वेस्ट बंगाल तो एनीवेज आपको रिपोर्ट करना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना इस मेरा बात? तो देखो मैं मान लो कर दिया असम, इनवॉइस नंबर 2, डेट मान लो कल का दे दिया, मतलब पहले का दे दिया 14 जुलाई, टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,05,000। अब यहाँ पे कहाँ लिखना होगा? यहाँ लिखना होगा। कैन यू सी दिस? ये आईजीएसटी है, अपने आप आ गया, अपने आप आ गया आईजीएसटी। समझे मेरा बात? सेफ। देखो 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 देखो, देखो। इनवॉइस शुड बी ग्रेटर देन 2.5 लाख। देखा इतना मस्त पोर्टल बनाया है। देखो इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। ठीक है, सेव हो गया, ये सेव हो गया। यहां पे अभी नहीं दिखेगा, मैंने बोला ना जब आप ये बटन दबाओगे ना लास्ट में तब दिखेगा, आपका डेटा चला गया। तो सेकेंड टेबल क्या है? लार्ज इनवॉइसेस भी इनवॉइस वाइज देना होता है। अब सुनना बात मेरा ध्यान से, अब आएगा बात डेबिट नोट क्रेडिट नोट का। अगर हम किसी को डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो अपना जीएसटी R1 में डालेंगे, क्रेडिट नोट इशू करें उसको भी जीएसटी R1 में डालेंगे, सब चीज जीएसटी R1 में जाएगा। पहला टेबल है कि जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप देख पा रहे हो रजिस्टर्ड को इशू किया आपने, जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया। देखो क्या लिखा है, ऐड डिटेल्स, देखो ध्यान से। मान लो इनको हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, एक नंबर होगा, जो भी नोट नंबर होगा 0001 जो भी आप कर लो, एक डेट होगा कि आप ये कब इशू कर रहे हो, नोट टाइप ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा डेबिट है कि क्रेडिट, वो आपको बताना पड़ेगा, नोट की वैल्यू, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये इंट्रा क्यों है? क्योंकि सामने वाला रेसिपिएंट भी, समझ गए तो, उसका भी 19 से चालू हो रहा है, तो विद इन वेस्ट बंगाल ही है। अब जो भी वैल्यू है प्लस टैक्स, ये आपका ऑटोमेटिकली डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी है वो अपने जीएसटी R1 में आपने रिपोर्ट करती है सर। सो दिस इज हाउ यू विल रिपोर्ट जीएसटी R1 डेबिट नोट। अब आप देखो डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को इशू करते हो, ये आपको अलग से बताना पड़ता है कि आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है, मतलब जो कंज्यूमर है, ठीक है, कोई कंज्यूमर है, जैसे मान लो कभी कभार स्टूडेंट लोग रिफंड मांग लेते हैं कि उनको क्लासेस में भी अच्छा नहीं लगा, ऐसा होता नहीं है कभी आज तक तो मेरे लाइफ में हुआ नहीं, लेकिन कोई भी कारण से स्टूडेंट रिफंड मांगे, बोले सर हम एग्जाम नहीं देगा कोई भी, तो हम लोग उसको क्या इशू करेगा बताओ? क्रेडिट नोट करेगा कि नहीं? तो क्रेडिट नोट जो इशू है तो क्या स्टूडेंट रजिस्टर्ड है? नहीं, तो सर आपको यहां डिक्लेयर करना पड़ेगा इस कॉलम में, क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो आपने अनरजिस्टर्ड को इशू किया, ऐड डिटेल्स। अब देखना एक चीज आप देखोगे, सर यहाँ कुछ जीएसटी नंबर मांग ही नहीं सकता। क्यों नहीं मांग सकता? कि सामने वाला रजिस्टर्ड ही नहीं है। बात बाकी देखो सब मांगा है, ठीक है, सब मांगा है। अब इसमें देखो एक और चीज क्या की इन्होंने, एक्सपोर्ट भी डाल दिया इसमें, कि अगर आप एक्सपोर्ट किए थे, आप बात समझ रहे हैं, एक्सपोर्ट किए थे विदाउट पेमेंट या विद पेमेंट जो भी सर आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें भी मान लो अगर आपने कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेस किया है तो वहां पर भी आप कर सकते हो, बिकॉज सामने वाला जो इंडिया के बाहर है जिसको आपने एक्सपोर्ट किया, आपके लिए तो अनरजिस्टर्ड ही है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो जब आप उसको डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेस करें तो यहीं पे तो रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। अब रजिस्टर्ड में तो कर नहीं सकते बिकॉज वो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोग अनरजिस्टर्ड बने, तो इसलिए यहाँ पर उसको डिटेल दिखाना पड़ता है सर। बात बाकी सब सेम है जो मैंने आपको पहले सिखाया था सर।
देखो एकदम प्रैक्टिकल चीज सीख लिया। आज आप बोल सकते हैं पापा हमको आ गया GSTR 1, बताइए कैसे फाइल, आपका क्या है बताइए, हम फाइल कर देंगे, बोल दीजिएगा हाँ जाके। तो पापा को गर्व ऊंचा हो जाएगा, हाँ बेटा इतना बड़ा हो गया तुम, इतना बड़ा काम संभाल लेगा मेरा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अरे ये तो वही है ना यार, जीरो रेटेड सप्लाई। हाँ, जीरो रेटेड सप्लाई है ये। देखो एड डिटेल्स, यहां पे ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपोर्ट है तो कुछ कस्टम्स का भी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है शिपिंग बिल नंबर। शिपिंग, शिपिंग क्या होता है सर, आपको पढ़ाया जाएगा कस्टम में। जब आप इंडिया के बाहर गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो एक शिपिंग बिल रेज होता है। जैसे कस्टम्स इंपोर्ट में बिल ऑफ एंट्री होती है, आप सुने होंगे नाम, वैसे एक्सपोर्ट्स में शिपिंग बिल होता है, विच इज द डॉक्यूमेंट विच प्रूव्स दैट आपका बिल, आपका जो गुड्स है वो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है या हो गया है। तो शिपिंग बिल नंबर आपको देना पड़ता है जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है आपका। प्लस वहां पे एक पोर्ट कोड होता है, पोर्ट कोड। पोर्ट कोड मतलब जैसे कैलकाटा का है INCCU, कि किस पोर्ट से डिस्पैच हुआ है, या केरला का अलग होगा, मुंबई का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, ठीक है, सब स्टेट्स का अलग अलग होगा, हर सिटी का अलग अलग होगा। उनका पोर्ट कोड आपको देना पड़ता है, इनवॉइस वैल्यू देना पड़ता है, और ये तो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होगा। जैसे गाइस अगर आपको याद होगा, मैंने आपको दो चीज पढ़ाया था। मैंने आपको इनवॉइस चैप्टर में बताया था और बोला कि मैं आपको IGST एक्ट में पढ़ाऊंगा कि एक्सपोर्ट दो तरीके से होता है GST में, एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स। तो देखो अगर आप विदाउट करोगे ना तो आप मैजिक देखना। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में आप देखना, हम जो भी करेगा या कुछ नहीं आएगा। कुछ आ रहा है, इसका मतलब सर आपने सही बोला कि हमें टैक्स नहीं देना पड़ता विदाउट पेमेंट में, लेकिन डिस्क्लोजर देनी पड़ती है। लेकिन जब हम विद पेमेंट करेगा तो मैजिक देखना। यहां पे एक्चुअली डिटेल पूरा भरा हुआ नहीं इसलिए एक्टिवेट नहीं हो रहा है, लेकिन देखो देखो, देखा आपने, ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स है। तो ये विद पेमेंट है और विदाउट पेमेंट दो अलग अलग चीजें, ये हमें भरा नहीं, मैं आपको सिखा दिया ऐसे होता है सर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एक्सपोर्ट का डिटेल फाइल करते हो। तो क्या पड़ा सर, इनवॉइस वाइज का दो टेबल होता है, B2B रजिस्टर्ड, इंट्रा इंटर। फिर लार्ज इनवॉइसेस का इनवॉइस वाइज डिटेल होता है B2C लार्ज इनवॉइसेस जिसका वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है। क्रेडिट नोट डेबिट नोट का दो टेबल होता है, एक रजिस्टर्ड को दे रहे हैं, एक अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं। वैसे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का एक टेबल होता है। कितना टेबल हो सर, 5 टेबल। अब आपको इसी 5 टेबल का डुप्लीकेट टेबल भी दिखाई देगा, इसी 5 टेबल का। सर डुप्लीकेट क्यों सर, अरे यही तो है, GST में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइजिंग द रिटर्न। तो डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रीवियस मंथ या प्रीवियस टू प्रीवियस या प्रीवियस लास्ट, इस साल में या लास्ट कभी भी, जिसका GSTR 1 में आपने डिटेल इनकरेक्ट फर्निश कर दिया या फर्निश ही नहीं किया, इनकरेक्ट तो हो सकता है ना सर। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि आपको अगले महीना का GSTR 1 में फाइल करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट को यह देखना है कि भैया जो एक्चुअल पार्ट है वो अलग रखो, जो एमेंडेड पार्ट है वो अलग रखो। तुमने जो एमेंड किया है, अदला बदली किया है, जैसे मान लो अगर मान लो प्रीवियस मंथ में मेरा पहला टेबल में, जो पहला टेबल में दिख रहा है प्रीवियस मंथ, जो पहला टेबल में दिख रहा है प्रीवियस मंथ, वो मैंने गड़बड़ किया है, कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है सर उसमें, तो उसका मिस्टेक्स कैसे रेक्टिफाई हो सर। करंट मंथ में क्या मैं इस टेबल में करूंगा, द आंसर इज नो। सर इसका एक एमेंडेड टेबल दिख रहा है आपको 9A, क्या दिख रहा है 9A, एमेंडेड B2B इनवॉइस, एमेंडेड टेबल है ये। अब इसमें जाओगे, देखो आपसे पूछेगा इस साल में कौन सा इनवॉइस नंबर तुमको चेंज करना है, ऑब्वियसली रहना चाहिए। आप न्यू इनवॉइस नहीं डाल सकते, आप एमेंड कर सकते हो एग्जिस्टिंग इनवॉइस को। न्यू इनवॉइस डालना है तो आपको यहां डालना पड़ेगा, बट एग्जिस्टिंग को एमेंड करना है तो यहां करना पड़ेगा। समझ गए आप, इस तरीके से आप एमेंड करोगे। फिर सेम चीज गाइस तो इसका होगा ना, B2C लार्ज, सेम क्रेडिट नोट डेबिट नोट, सेम ये सेम एक्सपोर्ट। अब 5 + 5 तो यही हो गया सर 10 टेबल्स। तो देखो सर, एमेंडेड B2B,
amended B2C large, amended export, amended credit note debit note registered, amended debit note debit note unregistered. 10 टेबल्स है, आप देख लो, कैलकुलेट कर लो, 10 टेबल है. इजी है, एकदम इजी है यार, एकदम इजी है. ये जनरली यूज में नहीं आता, ये तभी यूज में आता है जब आपको कोई डिटेल्स पिछले मंथ का, पिछले साल का, कभी कुछ भी अमेंड करना है तो ये यूज में आता है. अब कुछ अदर डिटेल्स. अब आओ सर, B2B का तो आप बात कर लिए, समझ में है. सर B2C में आप लार्ज का भी बात कर लिए, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? ये अदर्स बोला था ना मैं आपको, एक B2C लार्ज होता है, एक B2C अदर्स होता है. तो B2C अदर्स में कमाल देखना, यहाँ पे कुछ इनवॉइस वाइज आपको नहीं देना है, कुछ भी इनवॉइस वाइज आपको नहीं देना है. सिंपल, किस स्टेट में कितना टोटल सप्लाई किया वो बता देना है, किस स्टेट में कितना टोटल सप्लाई किया वो बता देना. मतलब स्टेट वाइज आपको बताना है. क्यों बताना है स्टेट वाइज? इसका भी लॉजिक पढ़ाया गया आपको. सर ये जो वर्ड है ना, ये मेरे हिसाब से यही है जीएसटी का एक मात्र प्लेस ऑफ सप्लाई. क्यों स्टेट वाइज? सर गवर्नमेंट आईजीएसटी कैसे एलोकेट करेगी? हाँ, आप यहां पर अगर लिखते हो ना बॉस कि अरुणाचल प्रदेश में मान लो मैंने सप्लाई किया है 50,000, रेट मान लो मैंने 5%, अपने आप ये कैलकुलेट हो गया. आप सेव करोगे ना तो सर इस 2,500 का 50% रेवेन्यू अरुणाचल को चला जाएगा. और ये बोलते हो नहीं नहीं नहीं, आप बोले अपना, तो देख लो सीएस आ गया अपने आप. मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप आ गया. इट्स वेरी सिंपल हाउ जीएसटी सिस्टम वर्क्स. तो ये अपने को टोटल फिगर देना है इसमें, टोटल. ठीक है ना? तो टोटल फिगर आप दे दिए. अब आप सोचिए, आप इनवॉइस वाइज डिटेल दे दिए, ओके, आप एक्सपोर्ट दे दिए, ओके, B2B B2C सब दे दिए, लार्ज इनवॉइस स्मॉल इनवॉइस सब दे दिए. लेकिन आपने अगर कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई किया है, एग्जेम्प्टेड, तो देखो यहां पर आपको देना पड़ता है, ध्यान से सुनना, नील रेटेड सप्लाई जिसपे टैक्स लगा ही नहीं है सर, तो वो भी तो आएगा, उसका भी रिपोर्टिंग होगा. लेकिन उसका रिपोर्टिंग इनवॉइस वाइज नहीं होगा, उसका रिपोर्टिंग टोटल होगा. फिर कोई एग्जेम सप्लाई किया आपने, लेकिन इसमें अदर देन नील रेटेड नॉन जीएसटी. अब कोई बोल सकता है कि सर नॉन जीएसटी और एग्जेम्प्टेड के बीच में क्या फर्क है? सोचो सोचो, नॉन जीएसटी सप्लाई अलग है, एग्जेम्प्टेड अलग है. इसका मतलब नॉन जीएसटी हो गया जिसके ऊपर जीएसटी की लेवी नहीं है, पेट्रोल डीजल ये सब नॉन जीएसटी हो गया. बट जिसपे लेवी होके एग्जेम्प्टेड है, नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्टेड है, नोटिफिकेशन, तो एग्जाम में आएगा. और जिसपे जीरो रेट ऑफ टैक्स है वो नील रेटेड में आएगा. तो इसका डिटेल आप यहां दे देते हो, इंट्रा का रजिस्टर्ड, इंट्रा का अनरजिस्टर्ड, इंटर का अनरजिस्टर्ड, इंटर का अनरजिस्टर्ड, सबका अलग अलग. यहाँ पे कोई टैक्स नहीं, आपको केवल वैल्यू बताना है. ऑब्वियसली टैक्स है ही नहीं तो वैल्यू क्या बताएंगे, टैक्स क्या बताएंगे? आप समझे क्या भाई? हाँ सर, एडवांस कैसे भूल सकते हैं? किसी से सप्लाई लिया है, सॉरी किसी को सप्लाई, हाँ किसी से एडवांस लिया है, सप्लाई करना था, एडवांस ले लिया, सर्विस का बात हो रहा है, गुड्स का नहीं. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि गुड्स पे एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता, सर्विस में लगता है. तो देखो, आज अगर हम एडवांस रिसीव किया है और हम इस मंथ जीएसटी दे रहा है, ऑल्दो इनवॉइस इशू नहीं किया है, तो सर यहां पर जाएगा टैक्स लायबिलिटी एडवांसेस रिसीव्ड, ये भी स्टेट वाइज. हम मान लो अरुणाचल इंटर, अगर वेस्ट बंगाल करते तो इंट्रा, कितना एडवांस मिला है, कितना टैक्स, तो ये आपका पता है लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा. ये तो है तो आउटवर्ड सप्लाई में ही जाएगा सर, टैक्स बढ़ रहा है आपका, तो यहां पे आपको इसका एड ऑन करना पड़ेगा. ठीक है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट सर, हो सकता है पिछला महीना हमने एडवांस रिसीव किया था, पिछला महीना उसका टैक्स उस पे दे दिया है, लेकिन एक्चुअल बिलिंग इस मंथ हुई, बिलिंग इस मंथ हुई. तो मेरा बात ध्यान से सुना, बिलिंग इस मंथ हुई, और अगर बिलिंग इस मंथ हुई ना तो डेफिनेटली पहला टेबल में तो जाएगा B2B,
इनवॉइस इस मंथ इशू है, इस मंथ में चला जाएगा, लेकिन किसको पता? गवर्नमेंट को तो बताना पड़ेगा ना कि देख इसके ऊपर एडवांस पिछले महीना मिला था, पिछले महीना टैक्स दे चुके हैं। तो ऑल्दो आप रिपोर्ट कर रहे हो बट टैक्स नहीं दोगे। आप रिपोर्ट कर रहे हो इस मंथ क्योंकि इनवॉइस इस मंथ इशू, बट आप टैक्स नहीं दोगे क्योंकि टैक्स आप दे चुके हो, इट्स अ प्रीपेड टैक्स। तो सर उसमें गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। दिख रहा है एडवांस आप एडजस्ट कैसे करोगे? देखो क्या लिखा है, देखो प्लीज, आपको बताना पड़ेगा। हम पिछले महीना अरुणाचल में ये किया था, देखो क्या लिखा है, एडजस्टेड। जितना अमाउंट आप यहां लिखोगे ना उतना आपका गवर्नमेंट लाइबिलिटी कम कर देगा करंट मंथ का। जितना अमाउंट आप यहां लिखोगे, मान लो सर पिछले महीना, अगर सर समझ गए ना, जो एडवांसेस रिसीव्ड है वो पिछले महीना का एडवांस रिसीव्ड है, सॉरी जो एडवांसेस रिसीव्ड है, हाँ पिछले महीना में, पिछला महीना में आपने रिसीव किया था, पिछला महीना का रिटर्न था। अब करंट मंथ में इनवॉइस इशू कर दिया उसके अगेंस्ट में, तो पेमेंट तो हो चुका ना। तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सर, यहाँ पे इस एडजस्टमेंट कॉलम में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा, उतना से आपका लायबिलिटी पे ऑफ दिखाएगा, उतना से आपका लायबिलिटी पे ऑफ दिखाएगा। समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, अब देखो इसका भी अमेंडेड टेबल है, B2C नील रेटेड, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव, टैक्स लायबिलिटी एडवांस एडजस्टेड। कितना टेबल है? 3 1 4, चारों का अमेंडेड टेबल है, 1 2 3। नील रेटेड का नहीं है, सॉरी नील रेटेड का नहीं है, नील रेटेड का कोई अमेंडमेंट टेबल नहीं है, बट B2C का है, और एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस और अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस रही, 3 टेबल है आपके पास। इसका भी एंडेड टेबल है। मान लो आपने एडवांस जो दिखाया वो ज्यादा दिखा दिया, कम दिखा दिया, अमेंडमेंट कर दो। ये दो एक तो ऐसे ही है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर करवाया अपने से। HSN वाइज आपको सप्लाई की डिटेल बतानी पड़ेगी। देखो जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक HSN कोड है 1309012, एक कोड है, कोई गुड्स का कोड है, ठीक है। मान लो प्रोडक्ट X, उसका क्या यूनिट है? मान लो बॉक्स, कितना क्वांटिटी है? मान लो 100, कितना टैक्सेबल वैल्यू है? मान लो 1000, क्या रेट ऑफ टैक्स है? मान लो 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे आप ऐड करोगे गवर्नमेंट को अपने आप पता चल जाएगा, अच्छा तुमने जो सप्लाई किया ये किया, अच्छा ये क्वांटिटी, अच्छा ये वैल्यू, अच्छा। बेसिकली सर गुड वाइज हमें डिटेल बताना है, गुड्स वाइज, प्रोडक्ट वाइज हमें डिटेल बताना है। मतलब सर वैल्यू वाइज भी बता दिए, मतलब इंटर वाइज बता दिए, उसी चीज को अब गुड वाइज बताना है। समझ गए? टोटल गुड्स कितना सप्लाई हुआ है, क्या गुड्स, कौन सा गुड्स कितना सप्लाई हुआ है। हो सकता है 5 तरह का हो सकता है 6 तरह का हो सकता है 10 तरह का हो। अल्टीमेटली मैं इतना बोलना चाहूंगा, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, की जो भी यहाँ पे है यही आपका टोटल है। सोच के बताना, इसमें सब कुछ है, इस टेबल नंबर 12 में सब कुछ है। टोटल वैल्यू, टोटल टैक्स, यही है आपका एक्चुअल फिगर। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। मैं इस टेबल, ये टेबल, मेरा माउस देखना, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 0, टेबल नंबर 0 जो भी दिख रहा है यहाँ पे, टेबल नंबर 0 जो भी दिख रहा है, ये 0 क्यों दिख रहा है समझ गए ना? अरे टेबल नंबर, सॉरी मैं गलत बोल दिया, 4A बोलना चाहिए मेरे को। टेबल 4A 4B 4C, टेबल 5A 5B, टेबल 9B, टेबल 9B, टेबल 6A, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल, टेबल 7 B2C, टेबल 8A 8B 8C 8D। अरे समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? टेबल 11 है जो एडवांस लिए हैं, ये टेबल 12 से मैच होना चाहिए टोटल, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज टोटल है सर, वो स्टेट वाइज इंटर वाइज है, तो मैच होना चाहिए बस। और लास्ट में है जो आपको बताया गया था डॉक्यूमेंट्स, अब आपको दिखेगा, देखो आउटवर्ड सप्लाई के जितने इनवॉइसेस है, आउटवर्ड सप्लाई के जितने इनवॉइसेस है उसका सीरियल नंबर आपको देना पड़ता है। मान लो 100 इनवॉइस आपने इशू किया 1 से 100, टोटल 100, कैंसिल्ड 0, नेट आपने 100 इशू किया है। इनवर्ट सप्लाई याद है, अनरजिस्टर्ड पर्सन,
रिवर्स चार्ज, आपने इनवॉइस इशू किया है तो आपको रेंज बताना पड़ेगा कितना। याद है रिवाइज्ड इनवॉइस कितना, याद है डेबिट नोट कितना, याद है क्रेडिट नोट कितना, याद है रिसीट वाउचर कितना, याद है पेमेंट वाउचर इतना, याद है रिफंड वाउचर इतना, याद है डिलीवरी चलान फॉर जॉब वर्क, क्योंकि आईटीसी 4 में जाता है ये है डिलीवरी चलान फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल, याद है गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और द टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज डिले, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो जब गुड्स फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो विदाउट डिलीवरी चलान तो जा नहीं सकता, तो ऐसा कितना डिलीवरी चलान है जो अपने अप्रूवल बेसिस के लिए तुमने इशू किया है। देखो लिक्विड गैस याद है रूल 55 कि लिक्विड गैस के लिए कौन सा डिलीवरी चलाना है, या अदर देन सप्लाई एक्सक्लूडिंग सीरियल नंबर 10, 9 to 11 नॉर्मल मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका डिलीवरी चलान कितना है, यही है जो आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जीएसटी में बताना पड़ता है। दैट्स इट, GST-1 कंप्लीट। फाइनली आप इसको लास्ट में जाके ये जनरेट कर दोगे, फिर जब आप ये दबाओगे तो सबमिट बटन आएगा। मैं अभी सबमिट करूं तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा तो सबमिट हम नहीं दबा रहे गाइस, ठीक है, वरना मेरे को लॉस हो जाएगा फालतू में, गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो दिस इज हाउ गाइस वी डू इट, समझ गए क्या? हाँ, अब मैं डिलीट कर देता हूँ वरना बाद में ना मैं भूल जाऊंगा, पता चला ये सब कहाँ से आ गया चलो देख लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे बाद में। समझ गए गाइस पूरा? इससे बेटर डिस्कशन हो ही नहीं सकता था। पूरा GSTR-1 मतलब खोल के दिखा दिया आपको, ये लो, यही हम करता है, और क्या बोले। थ्योरी क्या पढ़ा है आपको?